हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका यूपीएससी 2022 प्रीलिम सीरीज़ में। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सेट नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी 6 सेट में अपलोड कर चुका हूँ। आप पहले वो देख लेना, उसके बाद इस सेट पे आना। ये जो पूरे का पूरा सेट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू सार्क। अभी ये सार्क क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी इसके बारे में सही है या गलत है। हाँ, और आपको एक बात बता दूं, पूरी की पूरी सीरीज बायलिंगुअल रहने वाली है। इट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो पहले मैं इंग्लिश में भी रीड करूंगा, उसके बाद उसी स्टेटमेंट को मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें, इट हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट इन काठमांडू नेपाल। कि जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। इट इंक्लूड्स द 7 साउथ एशियन कंट्रीज ओनली। कहते हैं कि इसमें साउथ एशियन जो कंट्री है वो 7 है उनका नंबर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, क्योंकि जो कंट्रीज वो 7 नहीं है, वो टोटल 8 कंट्रीज हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो जो सही आंसर होगा 1 ओनली। थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब देख लेते हैं, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसकी डिटेलिंग आपको ज़रूर करवाऊंगा। तो देखते हैं कि जो सार्क है इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1985 में हुई थी। और जैसे कि हम लोगों ने बताया मैंने आपको कि इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान। और जो इसका परमानेंट हेडक्वार्टर है वो हमें काठमांडू नेपाल में मिलता है। अब थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं कि है कैसा। ये देखो जी, ये है मैप। तो ये सार्क की कंट्रीज़ हैं, मैप में ध्यान रख लेना। अफ़गानिस्तान हो गया ये हमारा, ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है। उसके टॉप पे ये जो नेपाल है, ये भूटान, ये बांग्लादेश, और एक और कंट्री बची है मालदीव एंड श्रीलंका। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें आती हैं। और इसका याद रखना, इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी दिसंबर 8 1985 में, जो कि ढाका में हुआ था। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें नेपाल काठमांडू में मिलता। दोनों चीज़ों को कंपेयर करके रखना और याद करके रखना, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो RCEP है उसकी कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चाइना, ऑप्शन नंबर सेकंड है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर थर्ड है इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 है जापान, ऑप्शन नंबर 5 है म्यांमार। तो ये काफ़ी RCEP काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, लेकिन अभी कुछ लेटेस्ट टाइम पहले हम लोगों ने, जो इंडिया था इसका पार्ट नहीं बना। इवन जो चर्चाएं चल रही थी, ये बात थी कि हम लोग भी इसका पार्ट होंगे, लेकिन इंडिया ने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया। तो इंडिया, मुझे पता है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इंडिया जहाँ पर नहीं उसको निकाल देता हूँ। इसमें 3 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 है, ये आंसर नहीं हो सकता। एंड बाकी सारी की सारी कंट्रीज इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट 4 एंड 5 ओनली। तो बांग्लादेश भी इसका भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कौन कौन, इसके थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन एशिया पैसिफिक नेशंस, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। एक और आपको टेक्निक बताऊंगा इनको याद करने की। इसमें टोटल 15 कंट्रीज़ हैं। टोटल इसमें 15 कंट्रीज़ हैं। पहले 16 थी, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो 15 बची हैं। अब जो 10 है वो तो है आशियन कंट्रीज़। ये जो 10 है वो तो आशियन कंट्रीज़ है। हमें पता है कि आशियन कंट्रीज़ टोटल 10 है। और जो बाकी 5 बची हैं वो है नॉन आशियन कंट्रीज़, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड हमारे पास है न्यूजीलैंड हो गया, एक है साउथ कोरिया। तो ये टोटल 5 वो कंट्रीज़ हैं जो आशियन नहीं है, लेकिन 10 हैं आशियन कंट्री। तो टोटल ये होती है हमारी 15 कंट्रीज़। चलो आगे चलते हैं। मैप को जरूर ध्यान से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज। कहते हैं इनमें से कौन सी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा प्राइम एडिटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्रिस्पर Cas9, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है मेगा न्यूक्लियस।
तो इसमें से तीनों की तीनों ही हमारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं इनकी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस आंसर की डिटेल देख लेते हैं। प्राइम एडिटिंग इज द सर्च एंड रिप्लेस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो ये जो प्राइम एडिटिंग है जो काम करती है वो सर्च एंड रिप्लेस में, जो कि एक मॉलिकुलर बायोलॉजी है। बाय विच द जीन इज बाय विच द जीन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी मॉडिफाइड। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है। द टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रिटर्न न्यू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू अ टारगेटेड डीएनए साइट। जो टारगेटेड डीएनए साइट होगा उसमें डायरेक्टली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन राइट कर दी जाती है, लिख दी जाती है। सेकंड हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो है क्रिस्पर Cas9 इज अ टेक्नोलॉजी दैट कट एंड पेस्ट डीएनए। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कट एंड पेस्ट डीएनए, ये आपने याद रखना है। होप ऑफ जेनेटिक फिक्स फॉर डिजीज। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक है तो उसको निकाल देती है वहाँ से। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि रिपेयर करती है जो कि हमारे ब्रोकन जीन्स हैं उनके लिए। थर्ड है हमारे पास मेगा न्यूक्लियस। ये कैसी है टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर डीएनए सेंसर्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस। ये जो इसको यूज़ किया जाता है रिप्लेस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए इन हाईली टारगेटेड वे। अगर किसी भी चीज़ को हाईली टारगेटेड किसी को रिप्लेस करना है, एलिमिनेट करना है, तो मेगा न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द तसराई चू रिवर, इस रिवर की बात हो रही है। ऑफन मेंशन इन द न्यूज़, कहते अभी अभी न्यूज़ में थी। इन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास वेस्ट बंगाल, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल, फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। तो हमारा जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब ये न्यूज़ में क्यों था एरिया, क्योंकि वो एरिया अरुणाचल का जिसमें कि चाइना ने अपना एक विलेज कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ये उस एरिया की बात है। तो वहाँ पर ये रिवर है, तो याद रख सकते हो आप लोग। अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में, ये वही लिखा गया कि क्या है इसमें। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि क्योंकि वही उसी एरिया से जो रिवर आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो ये मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये रही ब्रह्मपुत्रा जो कि चिमायुगनुक ग्लेशियर से स्टार्ट होती है जो कि तिब्बत में है। इसको सांगपो कहते हैं चाइना में। उसके बाद ये एंटर करती है बाया अरुणाचल प्रदेश, फिर असम से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो रेड में शो कर रखी है। आपको ये भी देखना कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो पहले हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसमें कि सुबर्णसिरी, कमेंग, मानस, संतोख, रणजीत, तिस्ता, ये सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में दिबांग आता है, लोहित आता है, दिखू, धनसिरी, कलंग, ये सारी की सारी रिवर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड बारकर एक और अलग से रिवर है, वो इसका पार्ट नहीं है लेकिन वो आगे जाके बांग्लादेश में इससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट द कतर। कतर के बारे में कौन सी न्यूज़ सही गलत है, इसने पूछा कि कौन सी न्यूज़ गलत है। तो देखते हैं इसमें कौन सी हमें गलत देखनी है, अब सही नहीं देखनी, गलत देखनी है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। ये जो पर्शियन गल्फ कहता है वेस्टर्न कोस्ट पे है, ये गलत है। देखते हैं जी। इट शेयर्स अ बॉर्डर विद ईस्टर्न सऊदी अरेबिया, तो ये भी सही है, सऊदी अरेबिया के ईस्ट में है और ये पर्शियन गल्फ के वेस्ट में है। थर्ड ऑप्शन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कतर। ये थोड़ी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कतर से पास नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ओनली 3 इज द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो स्टेटमेंट सही है लेकिन थर्ड वाली गलत है। अब ना मैप में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, कौन कौन सी नहीं करती है। तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि पास करता है। आपको एक मैं बताऊंगा कैसे, कि आपको पहले देखना है कॉन्टिनेंट वाइज। तो एक तो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा कॉन्टिनेंट है हमारे पास अफ्रीका एंड तीसरा कॉन्टिनेंट है हमारे पास एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको कंट्री एंड बहामाज है। अब आते हैं एशिया में। एशिया में इंडिया हो गया, इंडिया के साथ बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, फिर चाइना एंड ताइवान। तो ये इंडिया के जो ईस्ट की साइड कंट्रीज़ है वो हो गया। वेस्ट की साइड आते हैं एशिया में ही ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो ऐसे आपको याद रहेगा, ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया में आती हैं। एंड हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ भी देख ली हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास है अफ्रीका की कंट्रीज़, जिसमें कि वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट।
तो अगर एक दो ना भी याद हो लेकिन बाकी सबकी सब याद कर लेना और कोशिश करना इन कंट्रीज़ को ब्रेक करके याद करने की, आपको ईजिली याद हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये जो अब कतर की बात चल रही है, थोड़ा सा इसको मैप में और जूम करके देख लेते हैं। ये रहा कतर। तो जो फर्स्ट दो स्टेटमेंट थी, उसने पहली में कहा था कि पर्शियन गल्फ की वेस्ट साइड है, तो बिल्कुल सही है, और सऊदी अरेबिया की ईस्ट वाली साइड है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये भी अक्सर न्यूज़ में रहती है, तो याद रखना ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। क्लियर। और ये ओमान छोटी सा ये वैसे ओमान कंट्री यहाँ पर है, लेकिन छोटा सा पार्ट इसका यहाँ पर भी है, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। ये है ओमान एंड ईरान के बीच में। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइन द अब्राहम अकॉर्ड। कौन सी कंट्री ने अब्राहम अकॉर्ड अभी भी साइन किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास इजराइल, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास यूनाइटेड अरब अमीरीत, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास बहरीन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास सऊदी अरेबिया। तो इनमें से जो सऊदी अरेबिया भी उसका पार्ट नहीं है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 को निकाल दूं तो हमारे पास जो बचता है वो है ए एंड बी, और हमें पता है कि इसमें बहरीन भी है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि 1, 2 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट आंसर। अब इस थोड़ा सा अब्राहिम अकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। द रिसेंटली साइंड अब्राहिम अकॉर्ड इज बिटवीन इसराइल, यूनाइटेड अरब अमीरीत एंड बहरीन में साइन किया गया है। इट इज़ मैंडेट बाय द यूएसए, इसको यूएसए ने ही मैंडेट किया था। अंडर द एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट में होगा क्या, यूए एंड बहरीन वुड नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल, इसराइल के साथ वो टाइज को नॉर्मलाइज करेंगी, जिससे कि जो इकोनॉमी ऑफ बेटर अच्छे से चलेगी, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। पॉलिटिकल वहाँ का एरिया भी अच्छा स्टेबलाइज होगा, वहाँ पर पॉलिटी जो इतनी हर समय लड़ाई रहती है वो शांत हो जाएगी, एंड सिक्योरिटी भी वहाँ पर होगी, तो जिससे कि क्या होगा, लोगों में खुशी आएगी, इकोनॉमी बेटर होगी और उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड अरब कंट्रीज, ये जो फर्स्ट ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इसराइल एंड अरब कंट्रीज में साइन किया गया है। सिंस द 1994 जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी, इससे पहले एक बार जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी हुई थी, उसके बाद ये अरब कंट्री एंड इसराइल के बीच में पहला एग्रीमेंट है। अब हम लोगों ने ये जो बाकी दो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई, ये देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी ऊपर। अब देखते हैं बहरीन कहाँ पर है मैप में ही, तो ये रहा बहरीन। तो अगर आपको ये तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे तो इससे ऊपर हम लोगों ने अभी देखा था मैप, उसमें आपको याद होगा हम लोगों ने सऊदी अरेबिया का पार्ट देखा था, ये रहा जी। कतर देखा था, ये रहा। पर्शियन गल्फ हम लोगों ने देखा था, ये है जी बहरीन। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है जो कि कतर के बिल्कुल नॉर्थ की साइड में। अब हम लोग देखते हैं इसराइल के बारे में, ये भी एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है। इसराइल मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल ईस्ट साइड पे है, और जॉर्डन के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है, इजिप्ट के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एंड लिबनान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब इसराइल एंड पैलेस्तीन, ये जो पैलेस्तीन है वो ये वाला पार्ट है जो डॉटेड पार्ट है, इसको पैलेस्तीन कहते हैं, और बाकी कंट्री को इसराइल बोला जाता है। ये पैलेस्तीन का एरिया है। इसमें एक गाज़ा स्ट्रिप है, एक वेस्ट बैंक है, और इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। और ये जो आपकी यहाँ पर वाटर बॉडी आपको दिख रही है, ये डेड सी है। तो काफ़ी नॉलेज आपको मिल चुकी होगी, इसको भी ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द इंटरनेशनल लॉ आइडेंटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ग्लोबल कॉमन्स। कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उनमें से कौन सा नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्लोबल कॉमन्स है, मीन सब ग्लोबल के लिए सेम है, सबके लिए कॉमन सी बात है, किसी सेपरेट की नहीं है वो वाली चीज़ें। जैसे कि द हाई सीज, जितने भी समुंदर हैं वो सारे के सारे कॉमन है सबके लिए। द एंटार्कटिका, ये भी सबके लिए कॉमन हो गया। द एटमॉस्फेयर, ये भी सबके लिए कॉमन है। द आउटर स्पेस, ये भी सबके लिए कॉमन है। तो ऑल ऑफ अबव जितने भी टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो सबके लिए कॉमन है, ग्लोबल कॉमन है, किसी सेपरेट का नहीं है। जो ये कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती ये मेरी चीज़ है, ये सबके लिए है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ग्लोबल कॉमन्स इज अ टर्म टिपिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटरनेशनल, सुपरनेशनल एंड ग्लोबल रिसोर्स डोमिनेंस इन विच द कॉमन पोल्स रिसोर्स आर फाउंड। भी ऐसे एरिया जिसमें सारे वर्ल्ड के लिए जो भी फॉर्म होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सेक्टर्स हैं वो पूरे ग्लोब के होते हैं, उस पर सबका हक होता है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 4 चीज़ों को कॉमन ग्लोबल के लिए जो फाइंड आउट किया गया है बाय द इंटरनेशनल लॉ, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा फिर देख लेते हैं। हाई सीज हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, एंटार्कटिका हो गया, एंड आउटर स्पेस।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहते हैं कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई उनके बारे में देखो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट इज अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल वोटर ऑफ द इंडिया। जो पोस्टल बैलेट की ऑप्शन है वो सारे के सारे इंडियन वोटर के लिए जो कि एलिजिबल है, और एलिजिबल कितने हैं वो 18+, जो कि 18 साल से ऊपर है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा, ये जो एज है वोट करने की वो 18 ईयर है, हमें पता है 18+ है। एक टाइम पे ये 21+ होती थी, मीन्स 21 और उससे ज़्यादा के लोग वोट कर सकते थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कब, कौन सा ईयर था, कौन सी अमेंडमेंट थी जिससे कि ये एज जो 21 से कम करके 18 कर दी गई है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, ठीक है जी। और सेकंड स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज़ अप्रूव्ड द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो जितने भी जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ है उन्होंने अप्रूव कर दिया है पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी को। इसमें से हमें देखना है करेक्ट आंसर। हमारी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अब देखते हैं गलत क्यों है। पहली बात तो जो हम लोग, आप लोगों ने अभी जो सभी वोटर हो गए उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबका वोट हो चुका होगा। तो आप बैलेट पेपर से वोट नहीं करते हो, आप लोग जाते हो और ईवीएम पे वो स्विच दबा के आते हो। तो इट मीन्स ये तो बात करेक्ट है कि हमारे लिए पोस्टल बैलेट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के लिए पोस्टल बैलेट है। और जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है वो ऐसे लोगों के लिए जो कि सर्विस वोटर्स होते हैं, जैसे कि कोई पुलिस में है, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पे, उसके लिए ही ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है। या फिर ऐसे जो कि सीनियर सिटीजन हो गए जिनकी एज 80 से ज़्यादा होगी उनके लिए, कुछ आम खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। खास इन द सेंस ये कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ कोई हेल्थ इशू है, जहाँ उनका कोई काम ऐसा है जो फॉरेन में है, हमारे इंडियंस ही हैं, तो उनके लिए है कुछ ऐसा। अब बात हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन हैज़ अप्रोच द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू परमिट द नॉन रेजिडेंट्स इंडियन टू वोट बाय पोस्टल बैलेट। तो इन्होंने अप्रोच तो किया है इस मिनिस्ट्री को, लेकिन अभी तक ये जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया, तो उसमें अप्रूव था लेकिन अप्रूव नहीं किया, इस बात का आपने ध्यान रखना है और अपडेटेड रहना है। हो सकता है एग्जाम तक आता है तो इसको अप्रूव कर दिया जाए, तो तब तक आपने इसके लिए आपको करंट अफेयर के साथ अटैच रहना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS is developed by the Election Commission of India with the help of Center for Development of Advanced Computing, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CDAC फॉर यूजिंग द सर्विस वोटर्स। कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है ये डेवलप किया गया है अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें हेल्प ली गई है CDAC की। और किन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं? सर्विस वोटर्स के लिए, पहली बात तो ये। सेकंड है दिस सिस्टम एनेबल्स द एंटाइटल्ड वोटर टू कास्ट देयर वोट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। इस सिस्टम में कहते हैं कि जो वोटर होंगे जिनको वोट डालने का अधिकार है उनको एक जो इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पोस्टल बैलेट होगा, इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो पोस्टल बैलेट है वो रिसीव होगा और वो कंट्री के किसी भी एरिया से अपनी वोट कर सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये अभी न्यूज़ में है काफ़ी ETPBS, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। अंडर द ETPBS द बैलेट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, ये जो बैलेट है इसको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किया जाता है। और उसके बाद द सर्विस वोटर, जितने भी सर्विस वोटर देन कास्ट देयर वोट एंड पोस्ट द बैलेट बैक बाय यूजिंग नॉर्मल पोस्टल सर्विस। तो याद रखना एक ही जो रास्ता है वन वे है इलेक्ट्रॉनिकली, दोनों वेज इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, याद रखना इस बात को। और जो यूज़ वन वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन फॉर द सर्विस वोटर्स हेल्प द सेव द प्रोसेसिंग टाइम। और इनको ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ETPBS की, इसको सबसे पहली बार 2019 में यूज़ किया गया था लोकसभा इलेक्शन में, क्लियर, ताकि हम लोग जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको कम कर सकें। तो अगर आपको सिंपली बताऊं, फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरी कंट्री में है या दूसरी जगह पे आप अपने लोकल एरिया में नहीं हो, आप एज अ IAS ऑफिसर हो, तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बैलेट पोस्टल आएगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास आएगा, आपको वोट करनी है उससे, उसके बाद आपको उसकी जो पर्ची है उसको बाय पोस्ट वापस भेजना है इलेक्शन कमीशन को। क्लियर हो गया? आप उम्मीद करता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बाद द 10th शेड्यूल की बात हो रही है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कहते हैं वो बात प्रोवाइड कर रहा है 10th शेड्यूल हमारे लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 10th शेड्यूल है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आपको इतना कभी याद हो गया होगा तो समझो ये क्वेश्चन हो गया। तो ऑब्वियस है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है कि किस पे डिफेक्शन होगी। इट मीन्स अगर कोई ऐसा एमएलए एमपी है जो कि अपनी पार्टी के साथ नहीं चल रहा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है अलाउज मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। हाँ, ये अलाउ करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी के साथ मर्ज हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ फुलफिल करनी पड़ेगी कंडीशंस। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से होगी, वो कंडीशंस है। थर्ड है डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना या नहीं करना जो उसका डिसीजन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि किसी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई करना कि नहीं करना ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये जो कि बिल्कुल गलत है। ये पावर होती है हाउस के जो हेड होंगे उनके पास। जैसे कि अगर आप बात करें लोकसभा की तो हमारे स्पीकर होंगे, और राज्यसभा की बात करोगे तो वहाँ पर हमारे चेयरपर्सन होंगे। तो अगर ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। और जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है इसमें कि चेयरमैन के पास होगा और वहाँ स्पीकर के पास होगा। ठीक है, और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको 1985 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसमें से नोट्स बना लेना, भी आपको एग्ज़ाम में ये हेल्प करेंगे। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।